कभी सोचा है कि भारत और ईरान, जो आज दो अलग अलग देश लगते हैं, उनके बीच का रिश्ता कितना पुराना और गहरा हो सकता है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटूट धागा है जो आज भी दोनों संस्कृतियों को जोड़े हुए हैं। चलिए आज इसी रिश्ते की कहानी में उतरते हैं। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत ना एक पहेली से करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कबीला रहता है जिसका नाम है ब्राहुई। अब देखिए, ये लोग दिखने में तो एकदम ईरानियों जैसे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनकी भाषा का जुड़ाव दक्षिण भारत की तमिल जैसी भाषाओं से है। मतलब ये कैसे हो सकता है? कहाँ ईरान और कहाँ दक्षिण भारत, हजारों किलोमीटर की दूरी है। ये कोई मामूली संयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। असल में ये एक जीता जागता सबूत है कि भारत और ईरान की जड़ें कहीं ना कहीं एक ही हैं, और बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने निकले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब हमारे और ईरानियों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के पास इसका एक जवाब है, जिसे वो कुर्गन परिकल्पना कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हजारों साल पहले मध्य एशिया के विशाल मैदानों में एक खानाबदोश समूह रहता था। उनकी भाषा एक थी, उनकी संस्कृति एक थी। हमारी और ईरानियों की कहानी की शुरुआत, समझिए, यहीं से होती है। अब हुआ ये कि समय के साथ नई जमीन की तलाश में इन लोगों ने दक्षिण की ओर एक बहुत लंबा सफर शुरू किया, और इसी सफर के दौरान ये विशाल समूह दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके भारत की जमीन पर आ बसा, जिन्हें हम आज भारत आर्य के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा हिस्सा था वो ईरानी पठार पर ही रुक गया और प्राचीन ईरानी कहलाया। और ये जो बंटवारा था ना, ये सिर्फ जमीन का नहीं था, इसने भाषा और पहचान को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव की गूंज आज भी उनकी भाषा में कैसे सुनाई देती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार भाषाई बदलाव देखने को मिलता है। प्राचीन फारसी में स अक्षर का उच्चारण ह की तरह होता था, तो जब ईरानियों ने सिंधु नदी को देखा तो उसे सिंधु नहीं बल्कि हिंदू नदी कहा, और इसी नदी के पार की जो जमीन थी वो हिंदुस्तान कहलाई। तो समझिए, हिंदू शब्द की शुरुआत एक भौगोलिक पहचान के तौर पर ईरानियों ने ही की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों ही जगहों के लोग खुद को आर्य कहते थे, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि ईरान शब्द भी इसी आर्य से निकला है, जिसका मतलब है आर्यों की भूमि। मतलब हमारे नाम तक एक ही जड़ से जुड़े हैं। लेकिन इस बंटवारे का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला असर पड़ा उनकी धार्मिक आस्था और कहानियों पर। एक ऐसी दुनिया बन गई जहां एक के भगवान दूसरे के लिए शैतान बन गए। ये एक ऐसा वैचारिक उलटफेर था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैदिक भारत में जिन्हें देव कहकर पूजा जाता था, वो ईरान में दैव बन गए, यानी बुरी आत्माएं। और इसके ठीक उलट, भारत में जिन्हें असुर माना गया, वो ईरान में अहूर यानी सबसे बड़े देवता अहूर मज़दा के रूप में पूजे जाने लगे। लेकिन देखिए, इस गहरे मतभेद के बावजूद जड़ें तो जुड़ी हुई थी। जिस पवित्र अग्नि अनुष्ठान को भारत में यज्ञ कहा जाता है, ईरान में उसे यस्न कहते हैं। हमारे ग्रंथों का पवित्र सोमरस उनकी पवित्र किताब अवेस्ता में होम बन गया। तरीके वही थे, बस नाम जरा से बदल गए थे। अब कहानी में एक लंबा ब्रेक आता है। सदियां बीत जाती हैं और फिर एक बार मिलने का समय आता है। ये कहानी है पारसियों की, जो अपने वतन से भागकर भारत आए और यहाँ की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में चीनी। हुआ ये कि 7वीं सदी में जब अरबों ने ईरान पर हमला किया, तो वहां के ज़ोरोस्ट्रियन यानी पारसी लोगों को अपना धर्म और अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक बहुत लंबे और खतरनाक समुद्री सफर के बाद वो आखिरकार गुजरात के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां के राजा जदी राणा से शरण मांगी, तो राजा ने चुपचाप दूध से लबालब भरा एक कटोरा उनके पास भेजा। इसका सांकेतिक मतलब ये था कि हमारे राज्य में अब और लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ये पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन जो पारसी धर्मगुरु थे, उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक चुटकी चीनी मिला दी। इसका मतलब था कि हम आपके समाज में बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि मिठास खोल देंगे। राजा उनकी इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पारसियों का दिल खोलकर स्वागत किया। और ये जो मिठास थी ना, ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रही। खाने पीने से लेकर कला और भाषा तक हर चीज में ये साझा विरासत हमें आज भी नजर आती है। अच्छा, हम सबका पसंदीदा समोसा ही ले लीजिए। क्या लगता है वो कहाँ से आया होगा?
जिसे हम एक टिपिकल इंडियन नाश्ता मानते हैं, वो असल में प्राचीन फारस में सनबू साग के नाम से जाना जाता था। जब फारसी व्यापारी इसे भारत लाए तो हमने इसमें अपने मसाले और आलू भरकर इसे पूरी तरह अपना बना लिया। और ये सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। मौर्य साम्राज्य के आलीशान महलों की वास्तुकला ईरान से प्रेरित थी। हमारी हिंदी भाषा में सरकार, बाजार, दुकान जैसे कितने ही शब्द हैं जो फारसी से आए हैं। उर्दू भाषा तो इसी संगम का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ तक कि कश्मीरी पश्मीना, नायाब कला और हमारा सितार भी ईरान के सितार से ही विकसित हुआ है। तो ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और अब तो विज्ञान भी इस पर अपनी मोहर लगा रहा है। आज के आधुनिक जेनेटिक अध्ययन ये साबित करते हैं कि उत्तर भारतीयों और ईरानियों का डीएनए कई पड़ोसी देशों के लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मिलता जुलता है। ये रिश्ता वाकई हमारे खून में है। और ये बात सिर्फ हम आज नहीं कह रहे हैं। 1932 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर ईरान गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान का गहरा सांस्कृतिक रिश्ता अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, क्या आज की इन राजनीतिक सीमाओं और पासपोर्ट ने हमें हमारी हजारों साल पुरानी साझा विरासत को भुला दिया है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।